ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद अवर नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, इसमें बेटा जो बेसिक पोर्शंस ऑफ द चैप्टर थे जो आपने 9th में पढ़े थे वो यहाँ पे सब डिलीटेड है, मतलब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज नॉट दैट मच ओवर देयर, बट मैं एक थोड़ा सा जिस्ट आपको जरूर से दूंगा कि होता क्या था, किसने किया था, कैसे किया था, वो सब एक बार फिर भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो स्टार्टिंग विद द चैप्टर बच्चा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब ओवरऑल दिस चैप्टर वुड बी डिस्कसिंग अबाउट द एटम। एटम के बारे में पूरी डिस्कशन करेगा कि एटम होता क्या है, एटम किस किस चीज से कंपोज्ड होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कौन रिवॉल्व कर रहा होता है, व्हाट इज न्यूक्लियस, what is the mass of an electron, mass of a proton, mass of a neutron, all that stuffs we would be discussing in the structure of atom. तो स्टार्टिंग ऑफ विद इट, सबसे पहली और फॉरमोस्ट बात अगर मैं करना चाहूं, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन्स, किसने डिस्कवर करे थे इलेक्ट्रॉन्स? ई गोल्डस्टीन नहीं था बेटा, उसने तो मास बाय चार्ज का रेशियो बताया था। पढ़ ले एक बार देख ले। हाँ जी, आगे बैठ जा बेटा। शुभम, तू सेकंड सीट पे चला जा बेटा, उसको हमारा को आगे बैठने दे, उसके स्पेक्स टूट गए हैं। इस पे सेकंड सीट पे बैठ जा, पीछे वाली। आ जा बेटा आगे। Yes, who discovered the electrons? जल्दी से। क्या क्या? अरे कौन था? मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ। वहीं पर ही है, इतना ऐसे ऐसे करे जा रही है, निकल भी चुका है, वहीं था। Michael Faraday was the one who discovered the electrons as well as who discovered the protons. दोनों चीजें माइकल फैराडे ने डिस्कवर करी थी, इलेक्ट्रॉन्स as well as proton, both the things. ठीक है, उसने एक बेसिक एक्सपेरिमेंट किया था, एक फ्लेक्सिबल ग्लास ट्यूब में एक्सपेरिमेंट किया था, एंड फ्रॉम दैट ही डिस्कवर्ड दैट कि किसी भी रेज में अगर मैं कोई भी चार्ज पार्टिकल्स की बात करूं तो दे आर बीइंग कंपोज्ड ऑफ some rays, that rays he gave the name of either the कैथोड रेज और एक और नाम दिया केनाल रेज। दो डिफरेंट रेज के बारे में उसने बात करी थी, इलेक्ट्रॉन्स की अलग रेज के बारे में और प्रोटॉन्स की अलग रेज थी जिनके बारे में बात करी थी। तो फैराडे वाज द वन हु डिस्कवर्ड बोथ द इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज द प्रोटॉन्स, बोथ ऑफ देम। माइकल फैराडे वाज द वन हु led to the discovery of electrons and protons. And what about the neutrons? Neutrons किसने किए थे? That was James Chadwick who discovered the neutrons. Neutrons की डिस्कवरी करी थी बच्चा जेम्स चैडविक ने, and electrons and protons were being discovered by the Michael Faraday. So if I move further, सबसे पहली और फॉरमोस्ट बात जो हम लोगों को याद रखनी होगी बेटा, what is the charge of an electron? What is the charge of a proton? What is the charge of a neutron? Mass of electron, mass of proton, mass of neutron. These are the basic things that we should remember. So starting off with the charge on an electron. Electron के बेटा charge की अगर मैं बात करूं बच्चा आपसे, तो electron का charge क्या होता है? Electron का charge is minus of 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulombs. This is the चार्ज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज दिस। एंड सिमिलरली अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं बेटा, प्रोटॉन पे सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है बट द साइन वुड बी डिफरेंट। जैसे इलेक्ट्रॉन का माइनस होता है, प्रोटॉन का प्लस होएगा, सो इट वुड बी प्लस 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulombs would be the charge on a proton. और अगर मैं बच्चा न्यूट्रॉन की बात करता हूं तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, दैट इज हैविंग अ जीरो चार्ज। न्यूट्रल होता है क्योंकि न्यूट्रॉन डू नॉट हैव एनी चार्ज। कमिंग ओवर टू द मास, मास
ऑन एन इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात करूं बच्चा, इलेक्ट्रॉन का मास होता है हमारे पास दैट इज, चलो पहले 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 kgs इज द मास ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली मास ऑफ प्रोटॉन की बात करता हूं तो 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -27 kgs एंड सिमिलरली इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का भी मास बेटा सेम होता है एग्जैक्टली 1.678 आता है आगे इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस। These are the charge and mass present on a electron, proton and neutron. इलेक्ट्रॉन पे देयर इज अ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की जो रेज होती है उनको हम कैथोड रेज का भी नाम देते हैं। प्रोटॉन पे देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, उस पे जो रेज होती है उसको हम केनाल रेज का नाम देते हैं। एनोड रेज भी बोलते हैं उसको, केनाल रेज और एनोड रेज का भी नाम देते हैं। ठीक है, चलो मूविंग फर्दर, अब हम लोगों के पास बात आती है अबाउट द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो स्टार्टिंग ऑफ विथ सबसे पहले दैट व्हाट डू वी मीन बाय एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को सबसे पहले कैन एनीवन टेल मी हाउ वी रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर? कुछ सिंबल होता है क्या एटॉमिक नंबर का? कैपिटल Z। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z, मास नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल A, और स्मॉल से तो कुछ रिप्रेजेंट ही नहीं होता बेटा। Z इज द एटॉमिक नंबर। क्या होता है एटॉमिक नंबर? किस चीज के इक्वल होता है क्या एटॉमिक नंबर? हाँ जी, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ, बस इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ड्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, कुछ भी निकाल लो है। हाँ जी, एटॉमिक नंबर। अरे यार मेरी क्लास में ट्राई करते हैं सब, गलत हो सही हो कोई फर्क नहीं पड़ता, देख नहीं रहा कुछ भी बोले जा रहे हैं ये, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है, पक्का? ठीक है। एटॉमिक नंबर Z इज बेसिकली बच्चा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के तब जब आपके पास न्यूट्रल एटम होगा। बेटा अगर एटम पे कोई चार्ज है, Cl माइनस, Na+, K+, इन सब में बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स वुड नॉट बी इक्वल टू एटॉमिक नंबर। अगर आपको एटॉमिक नंबर जेन्युइनली में कहीं पर भी बिना सोचे समझे अगर लिखना है तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसके इक्वल होता है बच्चा हमारा एटॉमिक नंबर। अगर इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल भी लिखना है सो आई वुड राइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। बेटा अगर बच्चा एटम मेरा न्यूट्रल नहीं है, अगर एटम पे चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कभी भी इक्वल नहीं होंगे एंड दैट वुड नॉट बी इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। अगर चार्ज नहीं है, फॉर एग्जांपल Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चा? 11। तो उसमें बच्चे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी, प्रोटॉन्स वुड बी 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड आल्सो बी 11 बिकॉज दिस इज द न्यूट्रल एटम। बेटा हाँ है बच्चा, मेरे को नहीं दिख रहा, कहीं दिखा है तेरे? यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, कहां दिख रहा है? दिखाई एक बार प्लस। मेरे बच्चा प्लस अगर मैं लिखूंगा तब होगा ना, अगर कंपाउंड बनता है तब Na+ होता है। ऐसे तो सोडियम मेटल Na+ होता है, सोडियम मेटल Na होता है मेरे बेटा, कोई चार्ज नहीं होता उस पर। हाँ, अगर वो कंपाउंड बनाता है तो वो Na+ की फॉर्म में बनाता है, बट सोडियम मेटल इज Na। सोडियम आयन नहीं बोला, आयन बोलता तो Na+ होता। सोडियम मेटल मींस इट इज Na। Mg, अब ऐसे बोलेगी सर Mg पे तो 2+ होता है, खाली Mg बोल रहा हूं मैं, Mg मेटल दैट इज Mg ना, उस पर कोई चार्ज थोड़ी ना है। सो इट इज नॉट हैविंग एनी चार्ज। हाँ शुभम कुछ बोल रहा था बेटा। मास की तो मैंने बात ही नहीं करी अभी आपसे, कहाँ करी है मास की बात? करी कोई बात क्या? बिल्कुल भी नहीं करी। सो ओवर हियर Z वुड बी इक्वल टू 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी इक्वल टू 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वुड आल्सो बी इक्वल टू, पक्का? अब इसी का कॉन्ट्रडिक्टरी बात करता हूं, ये लो
अब चार्ज है, ठीक है, अब चार्ज है, चार्ज आए, चार्ज नहीं आए, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर रिमेन सेम. इज इट अ न्यूट्रल एटम और इज इट अ चार्ज एटम? एटॉमिक नंबर डजंट वेरी. तो Z is now also Z, और Z के इक्वल क्या होता है? अब प्लस आने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन लॉस्ट और इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन गेन्ड. लॉस्ट मतलब अगर पहले 11 इलेक्ट्रॉन्स थे तो अब कितने हो चुके होंगे बेटा? समझ में? भाई 8 कैसे हो जाएंगे? एक ही तो लूज हुआ. ऑक्टेट. मैंने पूछा आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी 10. बात समझ में आई? पक्का? तो मैं यही बता रहा था बेटा, ये तभी इक्वल होएगा बच्चा जब वो न्यूट्रल एटम है. अगर न्यूट्रल एटम नहीं है, अगर न्यूट्रल एटम नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड नॉट बी इक्वल टू प्रोटॉन्स एंड मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर. इट वुड ओनली बी इक्वल इफ इट इज अ न्यूट्रल एटम. पक्का? आगे चलते हैं, आओ. अभी आऊंगा ना, थोड़ा तो स्लोली स्लोली चलूंगा ना, ऐसे थोड़ा ना भगा दूं सीधा. Cl आराम से, बिल्कुल. अब तो जल्दी जल्दी बोलेगा फिर मैं सीधा न्यूमेरिकल पे आ जाऊंगा, देख ले. Cl का एटॉमिक नंबर भाई Cl का कब से 23 होता है? तो Cl का थोड़ा ना 23 होता है एटॉमिक मास, 35.5 होता है Cl का. Z is 17, that is the atomic number. ठीक है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी 17 क्योंकि बच्चा न्यूट्रल एटम है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वुड बी 17 बिकॉज इट्स अ न्यूट्रल एटम. बच्चे अगर मैं Cl माइनस की बात करूं बेटा, तो Cl माइनस बने, प्लस बने, कुछ भी बने, Z तो चेंज नहीं होएगा. तो Z वुड अगेन बी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वुड बी सेम एंड इलेक्ट्रॉन्स वुड बी. कोई दिक्कत? एटॉमिक नंबर पता लग गया होता क्या है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स कैसे डिसाइड करने हैं. इज इट क्लियर? अब आती है नेक्स्ट बात बच्चा, मास नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल ए. मास नंबर को किससे डिनोट करते हैं? वी डिनोटेड बाय कैपिटल ए. अब मास नंबर किसके इक्वल होता है बच्चा? मास नंबर इज बेसिकली इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कंबाइंड होके हमको क्या देते हैं? मास नंबर. सो कैपिटल ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम. हाँ बेटा, दो अलग अलग फॉर्मुलेस बता दिए ना बच्चा. ये प्रोटॉन्स के टर्म्स में था, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में नहीं. बच्चा एटॉमिक नंबर तो हमारा खाली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल था. यहाँ पे तो न्यूट्रॉन्स को भी ऐड किया ना. अभी तो मुझे लिखने ही नहीं दिया, तूने बीच में ही रोक दिया. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ, तो लिखने तो देती पहले. ठीक है. So either A would be equal to P plus N or A would be equal to E plus N if it is a neutral atom. पक्का? Let's say सोडियम की ही बात करते हैं. क्या होता है Na? मेरे ख्याल से कुछ ऐसा होता है 11, ऐसा ही होता है ना कुछ. तो किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है बेटा? हम लोगों के पास कोई एटम है, मान लो X एटम. It is being represented like this: Z, that is atomic number at the bottom of it, and mass number at the top of it. X, Z, A. Z is the atomic number, A is the mass number. जैसे एग्जाम्पल में लिखना चाहूं तो Na 1123, Mg 1224, क्लोरीन 1737. फिर अगर और बोलूं तो हाइड्रोजन H11,
मेरे बच्चा वो 35.5 ना एवरेज आता है, क्योंकि क्लोरीन एग्जिस्ट इन द आइसोटोपिक फॉर्म्स ऑफ 35, 36, 37 तीनों में एग्जिस्ट करता है, तो उसका जो एवरेज आता है दैट इज 35.5। तो वो 37 भी हो सकता है, वो 36 भी मिल सकता है आपको, 35 भी मिल सकता है, डिपेंड्स। O6 8 16 N7 14 C6 14 C6 12 ऑल्सो, क्योंकि कार्बन ऑल्सो एग्जिस्ट इन द आइसोटोप्स। कार्बन 12 भी हो सकता है, कार्बन 13 भी हो सकता है, कार्बन 14 भी हो सकता है। तो आई हैव टेकन 2 ऑफ देम, 12 और 14 हमने 2 लिए। इतनी बात क्लियर है? कैसे किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करते हैं? एटम का सिंबल, एट द बॉटम ऑफ इट दैट इज द एटॉमिक नंबर, एंड एट द टॉप ऑफ इट दैट इज द मास नंबर। एम आई क्लियर विद दिस? बोलो बेटा। हाँ जी। सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दो चीजें होती है। चलें आगे, पक्का? आओ अब यहाँ पे ये देखो। अब सर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे पता लगेंगे? न्यूट्रॉन्स पता लगाने का तरीका क्या बच्चा? एटॉमिक मास नंबर क्या है? 23 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिस 11, क्योंकि 11 ही तो एटॉमिक नंबर है, तो लिख लेता हूं चलो n प्लस p। n क्या हो गया बेटा? 23 माइनस 11, सो n कम्स आउट टू बी। किसी को डाउट सर क्या किया? नहीं समझ में आया? डाउट नहीं है? बोलो बेटा। खुश? पक्का? चले आगे बेटा। फॉलो विद ऑल द थिंग्स। एटॉमिक नंबर, मास नंबर पता लग गया, होता क्या है? रोनित करूं प्रोसीड आगे? नोट डाउन कर लिया जल्दी से? बेटा अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो गिवन होंगे। वैसे आपको ये क्वेश्चन कभी देगा नहीं, ये तो 9th की चीजें हैं सारी, इतना बेसिक चीज कभी नहीं देगा, बट ये न्यूमेरिकल की फॉर्म में आता है। जैसे आपको मतलब इतनी सी जितनी अभी तक मैंने बात करी है ना, इसके बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा करा सकता हूँ जो आप सोचोगे ये कर क्या दिया इन्होंने क्वेश्चन में। अभी जस्ट डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, पता चलेगा क्या। चले आगे, इतनी बात क्लियर? ठीक है, अब और थोड़ी बेसिक बातें करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आती है बेटा आइसोटोप्स। क्या होते हैं आइसोटोप्स? किसका? तेरा और मेरा? ऑफ एलिमेंट्स। हाँ जी, आइसोटोप्स। Isotopes are basically the atoms of same element। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता एक हाइड्रोजन हो और दूसरा क्लोरीन हो जाए, एक हाइड्रोजन हो दूसरा कार्बन हो जाए। हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स मिलेंगे आपको, क्लोरीन के अलग से आइसोटोप्स मिलेंगे आपको, कार्बन के अलग से आइसोटोप्स मिलेंगे आपको। ये नहीं हो सकता एक हाइड्रोजन हो और एक क्लोरीन हो जाए। सो आइसोटोप्स आर बेसिकली द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स। ये ध्यान रखना, कभी भी डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स नहीं हो सकते आइसोटोप्स की जब भी आप बात करोगे। तो आई वुड राइट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स having same atomic number but different mass number, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा बच्चा बट उनका मास नंबर डिफरेंट होएगा, तो आई वुड बी कॉलिंग देम टू बी द आइसोटोप्स। जैसे हाइड्रोजन का होता है, क्लोरीन का होता है, कार्बन का होता है, दे आर ऑल आइसोटोप्स। फॉर एग्जाम्पल H11, H12, H13, इनको नाम देते हैं बेटा प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम।
ये 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है बट फिर भी बता रहा हूँ। H11 इज प्रोटियम, H12 इज ड्यूटीरियम, H13 इज ट्रीटियम। आप कभी कभी सुनोगे हैवी वाटर, हैवी वाटर क्या होता है वो बेटा, ड्यूटीरियम के वाटर को हम हैवी वाटर का नाम देते हैं। जैसे नॉर्मल वाटर क्या लिखते हो, H2O, ड्यूटीरियम का वाटर ऐसे लिखा जाता है, दिस इज ऑल्सो वाटर बट दिस इज हैवी वाटर, तो दिस इज ड्यूटीरियम वाटर, D2O, H की जगह D2O। ठीक है, तो कभी कभी यू वुड सी दिस 12th में जब आओगे तो आई वुड बी यूजिंग दीज थिंग्स, सो यू शुड नो दैट क्या है D। तो D इज बेसिकली द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन ड्यूटीरियम। चले, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन 612, कार्बन 614, क्लोरीन, कार्बन 13 में भी एग्जिस्ट करता है बट आई एम नॉट शोइंग इट, बहुत कम क्वांटिटी में एग्जिस्ट करता है, दैट्स वाई। आगे चलूं अगर तो क्लोरीन भी होता है बेटा, Cl 17 35, Cl 17 36, Cl 17 37. So you can clearly see that the atomic number of all of them are same, but their mass number is varying, their mass number is changing. That we call it to be the isotopes. पूछना है कुछ, बोल जल्दी मेरे बच्चा। देखो बताता हूँ। जो नेचर में क्लोरीन एग्जिस्ट करता है, जैसे पीछे फर्स्ट चैप्टर के मिसलेनियस क्वेश्चंस पे जाओ जल्दी से, फर्स्ट चैप्टर के मिसलेनियस क्वेश्चंस पे आओ एक बार। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4th, वहां पे अगर आप चेक करोगे तो दो आइसोटोप्स दे रखे हैं आपको, 35 और 37। दो आइसोटोप्स दे हैव गिवन अस 35 और 37। उसमें देखो परसेंटेजेस दे रखी है बेटा, नेचुरल अबंडेंस की फॉर्म में परसेंटेज दे रखी है। देखो मैक्सिमम परसेंटेज किसकी है, 35 की, दैट इज 75%, और 24 और 25% ऑफ द 37। तो जब उसको एवरेज निकालते हो तो एवरेज निकालने के बाद क्या आता है, ओवरऑल उसका मास आता है 35.5 समथिंग। तो वी टेक इट टू बी 35। नेचुरल अबंडेंस से ही पता लगता है, अगर कोई एलिमेंट एक ही सिंगल आइसोटोप में होता तब तो वही उसका एटॉमिक मास हो जाता, बट अगर डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स में एग्जिस्ट कर रहा है तो वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट द नेचुरल अबंडेंस ऑफ इट, कि वो नेचर में 35 में कितना एग्जिस्ट कर रहा है, 37 में कितना। 36 नहीं भी लिखना चाहो छोड़ दो क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी होती है, सो वी कैन एस्केप इट ऑल्सो। इसको मैं छोड़ भी सकता हूँ 36 को, 37 और 35 लिख लो, दो 37 एंड 35 दो लिख लो। इट वुड बी Cl 1737। एम आई क्लियर विद द आइसोटोप्स? आगे चल सकता हूं बेटा। आइसोटोप्स के बाद नेक्स्ट चीज आती है बेटा आइसोबार्स। हाँ, हु विल टेल मी द आइसोबार्स? हाँ जी, क्या उल्टा होता है? इसने क्या बोला, सुनना, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। क्या किसी दो एलिमेंट्स का, दो मतलब दो एटम्स के सेम एलिमेंट का, सेम एलिमेंट, यही बात हुई थी ना हमारी, क्या एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। तो आइसोटोप्स के लिए सेम एलिमेंट्स होते हैं, आइसोबार्स के लिए देयर वुड बी द डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, कैन नॉट बी सेम एलिमेंट बच्चा। अगर सेम एलिमेंट होएगा तो उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कभी डिफरेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो आई वुड राइट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट having same mass number but different atomic number। बोलो बेटा, इतनी बात क्लियर है? पक्का?
एग्जाम्पल्स. अगर क्लियर है तो वी शुड नो द एग्जाम्पल्स. हु विल गिव मी द एग्जाम्पल ऑफ आइसोबार्स? हर्षित देने वाला है. हाँ बेटा. रोनित, एग्जाम्पल आइसोबार्स के सोचो. हाँ जी. वेरी गुड. कार्बन विद एन आइसोटोप दैट इज कार्बन 614. और बच्चा नाइट्रोजन का भी तो एटॉमिक मास 14 होता है, 714. सो वन ऑफ द एग्जाम्पल कैन बी C614 एंड नाइट्रोजन 714. एनीवन एल्स? एनी अदर एग्जाम्पल? और भी है हमारे पास. सोचो. क्या ले जाऊं? कोई भी सोचो. क्या? देयर आर अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो. टिल 20 तक याद कर लेते हैं. ठीक है. मैंने इसमें दिया नहीं है, मेरे को लगता था शायद 9th में हमने पढ़ रखा है. इस पे होगा शायद. देखियो पीरियोडिक टेबल में शायद से होगा. पीरियोडिक टेबल में होगा शायद से. हाँ जी बेटा. किसी चीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है. मेरे बेटा, ब्लीचिंग पाउडर एक कंपाउंड है. हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं. किसके ट्रीटमेंट के लिए? हाँ जी. आयोडीन. आयोडीन का तो एटॉमिक नंबर भी नहीं पता होगा तुम्हें. पता है ना? और कोई एग्जाम्पल? पोटेशियम. कैल्शियम. कैल्शियम 2040 होता है. जल्दी. सोचो 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 फास्ट. नहीं होता और कोई? हाँ जी. सुन लो वो क्या कह रहे हैं. हाँ बेटा बोल. हीलियम तो बेटा 24 होता है. एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर इज 4. बेरिलियम. बेरिलियम कैसे हो जाएगा बता. बेरिलियम का तो तुम लोगों के लिए छोड़ा. सोचना, समझना और मेरे पास वापसी आना. आइसोबार्स के लिए एक एग्जांपल तुम्हारे सामने है और एग्जांपल लेफ्ट ओवर टू यू. चले आगे. चले. ठीक है. नेक्स्ट आती है बात बेटा आइसोटोन्स. Isotones are basically the species having the same number of neutrons in them. जिन भी species का न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं उन पर्टिकुलर species को I call them to be the isotones. Species having the are known as isotones. ठीक है. एक एग्जाम्पल मैं देता हूं चलो आपको, उसके बाद आप सोचोगे. लेट से कैल्शियम 2040 एंड पोटेशियम 1939. यही होता है बेटा. अब दोनों का डिफरेंस चेक करना. डिफरेंस कितना आ रहा है एटॉमिक नंबर मास नंबर का? 40 माइनस 20 इज 20. 39 माइनस 19 इज, मतलब दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं बच्चे? न्यूट्रॉन्स यही तो होते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर का डिफरेंस. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन बोथ ऑफ देम इज 20. कोई और एग्जांपल जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो? सोडियम एंड sodium is 1123 and magnesium is 1224. That can also be an example. See, sodium 1123 and magnesium
12, 24, एनी अदर? बहुत सारे हैं और भी। एनी अदर जल्दी से। जो यहां लिखे हैं उन्हीं में से भी एक और मिल जाएगा, कहीं इधर उधर सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑक्सीजन 8, 16, कार्बन 6, 14, दोनों में 8 का डिफरेंस आ रहा है बच्चा। ये देखो, ऑक्सीजन एंड कार्बन, कार्बन 6, 14 एंड ऑक्सीजन 8, 16, both of them are having the difference of 8, so both of them are having the number of neutrons to be 8. Ca और कैल्शियम इज कह सकते हो 1737 वाला लेना पड़ेगा, तब कहोगे फिर आप उसमें। कैल्शियम इज 2040, क्लोरीन इज 1737, दैट कैन ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल। कैल्शियम के साथ भी हो जाएगा वो। गॉट इट? सो ही इज सेइंग ये भी ले लो सर, कैल्शियम 2040 एंड क्लोरीन 1737। बोलो बच्चा। रोनित समझ में आ रही है बात? पक्का? हाँ जी बोलो बच्चे, कोई डाउट्स किसी को? पक्का? चलिए आगे। ठीक है, नोटेड? नोटेड? चले, ठीक है। अब एक और टर्म आती है जिसको हम नाम देते हैं बच्चा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या पता लगता है नाम से? सोचो जरा थोड़ा सा, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द नेम ऑफ इट ओनली? भाई इलेक्ट्रॉन का टाइप कौन सा होता है? एक ही होते हैं इलेक्ट्रॉन, ई माइनस, बस। Same number of electrons in them having the different atomic number, we call it to be isoelectronic species. ये याद भी नहीं रखने, ये आप अपने आप भी डिजाइन कर सकते हो। कैसे सर? कोई भी नोबल गैस ले लो, लेट से मैंने क्या ले ली बच्चे? आर्गन भी ले लूंगा। पहले नियॉन का देख लेते हैं। नियॉन का एटॉमिक नंबर इज, अरे 10, एटॉमिक नंबर इज 10। इसका मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चा। नियॉन से पहले जो भी होगा उसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो 10 हो जाएंगे। तो नियॉन से पहले कौन आता है? फ्लोरीन। सो आई एम टेकिंग इट टू बी F माइनस। 9 तो पहले से होते हैं, माइनस चार्ज आ गया तो 10 हो गए। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन 2 माइनस, हो गए 10। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन 3 माइनस, हो गई 10। फॉर एग्जाम्पल सोडियम प्लस, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम 2 प्लस, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम 3 प्लस। दे ऑल आर हैविंग विद 10 इलेक्ट्रॉन्स इन देम। सर क्यों, ऐसे कैसे आप बोल रहे हो? ठीक है, मैं नहीं बोल रहा, यहां देखते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। एटॉमिक नंबर तो यही होता है इनका, यही होता है ना? ठीक है, आते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। अगर एटॉमिक नंबर 10 है और कोई चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड आल्सो बी 10। चला राइट ओवर हियर 10। अगर चार्ज आ गया माइनस चार्ज, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हैव बीन गेन्ड, 10 हो गए। क्यों? क्योंकि 9 थे, 9 में एक गेन हुआ तो 8 में 2 गेन हुए तो 7 में 3 गेन हुए तो 11 में से एक लूज किया आपने, 12 में से 2 लूज किए, 13 में से 3 लूज किए। तो दे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर। वी नीड नॉट टू मग इट अप, अपने आप डिसाइड कर सकते हो। किसी भी एलिमेंट के पहले वाला, किसी भी एलिमेंट के बाद वाला कैन बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक इफ वी पुट प्लस एंड माइनस चार्ज ऑन इट। अब आते हैं, चलो एक और नोबल गैस ले लेता हूं, आर्गन। आर्गन से पहले कौन होता है बच्चा? क्लोरीन।
एटॉमिक नंबर 17। चलो एक बार जल्दी से बोलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? लिथियम। अरे 11th शुभम 11th में आ गए यार, ऐसे कर। हाइड्रोजन, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। भूल गई है ना? आज तक से वही बचा, बाकी की सब मेरे साथ एक बार। 10 तक तो सबको आते हैं शायद से, आते हैं ना? नहीं आते तो लिखना स्टार्ट करो रजिस्टर्स में जल्दी से। स्टार्टिंग विद एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, हीलियम, आराम से, बिल्कुल आराम से, भागना नहीं है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। टिल 10 इट्स बीइंग डन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। 10 हो गए। अब आते हैं 11। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का सिंबल क्या होता है? क्यू। पीओ। फॉस्फोरस का सिंबल, आयन का नहीं पूछ रहा, फॉस्फेट आयन होता है वो PO4, पी होता है सिंबल, ठीक है। 16 इट्स सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। पोटेशियम का क्या होता है? उसका भी हम पी बोल देते हैं, क्योंकि पी तो पोटेशियम तो स्टार्ट तो पी से ही होता है, इसलिए हम बोल देते हैं। पीओ भी बोल देते हैं। सर वो देखो, वो पी था, ये पीओ हो गया। बेरिलियम का सिंबल Be। हाँ, और लास्ट इज कैल्शियम, ठीक है। एक बार अब मेरे साथ रिपीट करें जल्दी से, आराम आराम से, बिल्कुल। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। एक बार, 2 बार, 3 बार याद करोगे, इट वुड बी रिमेम्बर्ड। इस चैप्टर में तो हम 30 तक भी जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पहले 20 याद होंगे, तभी तो 30 पे जा पाएंगे। 20 अच्छे से याद करके रखोगे, नेक्स्ट क्लास तक आई वुड बी आस्किंग यू, ठीक है। चलें आगे, आओ अब। सो आर्गन से पहले कौन आया बच्चा? क्लोरीन। तो क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। Cl पे हमने क्या चार्ज डाल लिया? Cl से पहले कौन आया? सल्फर। सल्फर से पहले कौन आया? पोटेशियम। पोटेशियम में, सॉरी, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में 3-। आर्गन के बाद इट इज पोटेशियम, प्लस चार्ज डाल दिया। पोटेशियम के बाद इट इज कैल्शियम, 2+ चार्ज डाल दिया। सबका एटॉमिक नंबर देखो, Z 15, 16, 17, 18, 19, 20। Number of electrons, it was 18, 17 plus 1, 18, 16 plus 2, 18, 15 plus 3, 18, 19 minus 1, 18, 20 minus 2। बोलो बेटा, याद करने की जरूरत पड़ेगी या अपने आप डिजाइन कर सकोगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को? हाँ जी, याद करने पड़ेंगे क्या? पक्का हो जाएगा? चलें आगे। तो थॉरो विद आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, चारों क्लियर हो गए अच्छे से? चल दूं आगे? ठीक है, लेट्स मूव फर्दर नाउ। इसका क्वेश्चन कराऊं एक न्यूमेरिकल? करें एक न्यूमेरिकल, देखते हैं। आ जाओ जल्दी से मिसलेनियस क्वेश्चंस पे, लास्ट में बिल्कुल। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 35।
एक मिनट राकेश भैया 2 बुक्स दे देना 11th की, अभी दे दे, जब तक देख ले उससे, अभी दे रहे हैं। देविका दे दे बेटा इसको। आओ क्वेश्चन नंबर 35 पे, पेज नंबर बताओ कोई। 46 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 35। इन दोनों को चलो, लेट्स आओ मूव ओवर टू क्वेश्चन नंबर 35। ध्यान से सुनना मेरे साथ क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में। अ गुड क्वेश्चन एंड एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 33, 34, 35 ऑल 3 आर द सेम क्वेश्चंस, तीनों के तीनों। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा पढ़ बेटा 35। वो आंसर है। मोर न्यूट्रॉन्स देन, ठीक है। 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज बोला है, ठीक है। अब देखो, सब इधर छोड़ दो, क्वेश्चन में कुछ नहीं देखना, इधर सब। एक आयन है with 3 units of positive charge on it and its atomic number is, and it is having with 30.4% more neutrons than electrons. You have been told to identify the symbol of an ion. हाँ बेटा, मास नंबर, अच्छा मैंने Z लिख दिया, गलती से लिख दिया, कोई बात नहीं। मास नंबर इज 56, A is 56, ठीक है। आपसे बोला यू नीड टू आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन। ना तो आपको इलेक्ट्रॉन्स पता है, ना ही आपको न्यूट्रॉन्स पता है, ना ही आपको प्रोटॉन्स पता है। जब नहीं पता तो वी कैन नॉट इजीली आइडेंटिफाई द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, क्योंकि जब तक आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा तब तक आप उसका सिंबल नहीं बता सकते। तो मेरा काम क्या होगा, एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना वेरी इजीली। कैसे? अब मुझे इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता बेटा, प्रोटॉन्स नहीं पता बच्चे। सो लेट्स टेक, लेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बी, मेरे साथ समझ लो, बाद में आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। इसके बाद आप एक और क्वेश्चन आप कर देना मेरे लिए, ठीक है, बट मेरे साथ सीख लो पहले। लेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बी एक्स। अगर मेरे बच्चा प्रोटॉन्स एक्स मान लिए मैंने, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड बी देयर, कैन एनीवन टेल मी? मैंने तो वो बात ही नहीं करी, मैंने पूछा रिलेशन कुछ भी दिया, मैंने प्रोटॉन्स को एक्स माना है, एक्स एक्स माइनस 3 कह रही है। समझ में आ रही है क्यों कह रही है एक्स माइनस 3? 3 प्लस का चार्ज है, 3 प्लस का चार्ज होने का मतलब है कि मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन लॉस्ट बाय इट। अगर कोई भी एटम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में 3 का डिफरेंस होगा बच्चा। 3 प्रोटॉन्स वुड बी मोर कंपेयर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो कैन आई टेक इलेक्ट्रॉन्स टू बी? किसी को ये नहीं पता लगा हो तो पहले ये क्लियर करते हैं, फिर आगे चलेंगे। हाँ बेटा, बेटा क्या बोला उन्होंने कि एक आयन है जिसपे 3 प्लस चार्ज है। 3 प्लस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं कह रहा हूं अगर उसमें प्रोटॉन्स हमने एज्यूम करे x थे, हमने एज्यूम करे थे x थे, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? अगर मैं बोल रहा हूं कोई चार्ज नहीं है उस पर, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे? अगर प्रोटॉन्स x हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? वो भी x ही होंगे। बट अगर मैंने कह दिया वो 3 प्लस चार्ज वाला है, तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज कर दिए ना बेटा। x में से 3 लूज करेगा तो क्या हो जाएगा? इसलिए मैंने लिया ये। चले अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या बोले बेटा? इट इज हैविंग विद 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने तो है ही हैं न्यूट्रॉन्स, उससे भी 30.4% ज्यादा है, उससे भी ज्यादा। तो मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो तो लिख लूं, ये लो x-3 प्लस
30.4% मतलब 30.4 बाय 100 ऑफ। तो सिंपल मैथ्स यूज करिए, मैंने कुछ चीज यूज नहीं करी और समझ में आया ना बेटा। अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लियर हो गया। अब एक बार स्टेटमेंट पढ़िए, क्या लिखी है मैंने, पढ़ एक बार। मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने तो न्यूट्रॉन्स भी हैं, बट उन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कितने हैं, 30.4% और ज्यादा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स वाले तो है ही है, इससे भी 30.4% ज्यादा है, तो ऐड ही तो करेंगे ना बच्चा। किसी को ये ना क्लियर हुआ हो सर आपने क्यों ऐसे किया, x-3 प्लस 30.4 बाय 100 इंटू x-3, किसी को भी? पक्का? चलें आगे फिर, आओ आगे। सो अब A इज इक्वल टू n प्लस पी पढ़ा था हमने बच्चा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो 56 इज इक्वल टू x-3 प्लस 30.4 बाय 100 इंटू x-3 प्लस यस और नो। सर ये x क्यों लिया आपने, प्रोटॉन्स है, आया सबको समझ में? पक्का? ठीक है, एलसीएम लेना तो आता है हमको, अब ले लेते हैं चलो एलसीएम। 56 इज इक्वल टू 100x माइनस 300 प्लस 30.4x माइनस 91.2 प्लस 100x बाय 100। कैन आई राइट इट लाइक दिस बच्चा? This into this, 30.4 into 3 is 91.2. So अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 5600 is equal to 100x plus 30.4x plus 100x is 230.4x minus 300 और minus this minus 391.2. Any doubts? So 230.4x is equal to 5991.2। ठीक है बच्चा, ऐड कर दिया बच्चे इसको यहां ले जाके, बस x क्या आ गया बेटा, x वुड बी 5991.2 by 230.4. Can anyone tell me the x? What is x coming out to be? हो जाएगी डिवीजन या नहीं है? – 26.0 समथिंग आएगा, सो इट इज 26 ओनली। तो बेटा मास नंबर क्या आ गया बच्चा, एटॉमिक नंबर क्या आ गया बच्चे, क्या आ गया? पक्का? प्रोटॉन्स 26 आ गए ना, तो एटॉमिक नंबर पता लग गया हमें। और बच्चा एटॉमिक नंबर पता लग गया तो हम एटम भी बता सकते हैं, जो हमें पता है एटॉमिक नंबर 26 इज आयरन। सो द एलिमेंट वुड बी Fe3 प्लस विद 26 56। मुश्किल था क्या? पक्का? मैंने कोई नई चीज नहीं सिखाई आज आपको, ये सब पहले पढ़ी हुई चीजें थी, उस पर न्यूमेरिकल किया है। ठीक है? पक्का? नोट इट डाउन फास्ट, फिर आगे चलें। हाँ जी बेटा, कोई डाउट लग रहा है? पक्का? कैलकुलेशन सोच रही है?
चल नोट डाउन कर लेते हैं, फिर आप लोग करोगे एक क्वेश्चन एंड देन वी वुड मूव फर्दर. गो फॉर इट फास्ट. Let's try with question number 34. कोई doubts हो, any problem you can ask me. Go for 34th. ठीक है बेटा, क्या निकला मेरे बच्चे? ये 111.1 नहीं होएगा, 211 होना चाहिए. 100 प्लस नहीं किया तूने कोई. 100x प्लस 100 था ना ये कहाँ गया 100? ये 100 और ये भी तो क्रॉस होएगा 100 से, ये ऊपर नहीं जाएगा. दिखाओ, दिखा एक बार. ये हो गया 100x प्लस 100 प्लस 11.1 प्लस 11.1 प्लस 100x. ठीक है, 100x प्लस 100x प्लस 11.1 इज 211.1x होएगा ना मेरे बच्चा. तेरा 111 लिया तूने, बस 211 ही तो होगा. तूने भी तो ठीक लिखा, यही तो है. इसको कर ले 211 बस, तो यहाँ से x निकालेगा तो इट वुड कम आउट टू बी 17 देन. ठीक है, चल चले आगे. इधर इधर एवरीवन नाउ. यस, कुछ और बेसिक पोर्शंस. हम लोगों ने दो मॉडल्स तो बहुत अच्छे से इन डेप्थ पढ़े हुए हैं. इफ यू रिमेंबर, एक मॉडल आपने पढ़ा हुआ है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम. सेकेंड मॉडल आपने पढ़ा है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम. इन डेप्थ पूरा अच्छे से पूरा डिटेल में सब पढ़ा है इसके बारे में. तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा. थॉमसन की मैं डिस्कशन कर रहा हूँ. रदरफोर्ड आपके लिए छोड़ूंगा, एक बार गो थ्रू करके आओगे, फिर मैं रदरफोर्ड भी डिस्कस करूंगा पूरा आपसे. ठीक है, स्टार्टिंग विद द सबसे पहली अटेम्प्ट फॉर द एटम वाज बीइंग मेड बाय द थॉमसन. फर्स्ट scientist who came into existence to know that what atom is was the Thomson. थॉमसन आया, उसने बोला दैट एटम भी कोई चीज होती है जो एग्जिस्ट करती है, और वो एटम होता क्या है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं. एवरीथिंग वाज बीइंग डिस्कस्ड विद अस बाय थॉमसन. सो द फर्स्ट मॉडल दैट इज देयर विद अस इज थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम. इसका सबसे सिंपलेस्ट मॉडल था, बट इसने बहुत सारी इनसाइट दे दी थी आपको. इसने बोला दैट कि एटम जो होता है एक यू कैन से एक वाटरमेलन की तरह उसने कंसीडर किया एटम, या प्लम पुडिंग मॉडल की तरह, रेजिन पुडिंग मॉडल की तरह उसने एज्यूम किया एटम को. उसने क्या बोला, एटम इज बेसिकली बीइंग कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. वन इज इलेक्ट्रॉन्स एंड द अदर इज प्रोटॉन्स. बोला कि एटम एक स्फेरिकल स्फीयर है, जिस स्फेरिकल स्फीयर में देयर आर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स being present in them, and they are dispersed all around the atom, making atom to be electrically neutral. आप देखते हो ना वाटरमेलन को, अगर आप चेक करोगे तो क्या ऐसा होता है बेटा, वाटरमेलन काटने पे एक जगह सारी सीड्स होती हैं, दूसरी जगह पूरा रेड पार्ट होता है. सीड्स आर यूनिफॉर्मली बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द वाटरमेलन. सिमिलरली बोला कि ये जो एटम है, एटम इज अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर. उसने इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करी, इसमें बोला इट इज अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर. पूरा एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है. ये है एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर पूरा, and the electrons are being embedded in this particular positive charge sphere uniformly. Electrons are being distributed in this positive charge sphere. हर जगह इलेक्ट्रॉन है, everywhere.
ये, and the number of electrons that are being uniformly distributed inside the atom is equal to the number of protons that are being present over there, making the atom to be electrically neutral. atom neutral तभी रहेगा बच्चा जब number of electrons और number of protons क्या होंगे उसमें equal in number होंगे. but अगर number of electrons और protons equal in number नहीं होंगे तो we cannot call it to be the neutral atom. it would only and only be neutral if it is having equal number of electrons and protons. बस इतनी सी बात सिखाई आपके थॉमसन मॉडल ने, कुछ और नहीं बोला हमें. बट हाँ, ये पता लग गया दैट कि एक एटम में दो चीजें प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. इससे पहले तक नोबडी वाज नोइंग दैट कि एटम में क्या चीज प्रेजेंट होते हैं. ही केम एंड ही डिस्कस दैट एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स. हाँ जी, समवेयर अराउंड टू बी. पुडिंग्स बिल्कुल होते होंगे, तभी उसने कंसीडर किया था. पुडिंग्स यहाँ पे तो हम अभी खा रहे हो, जो अब्रॉड की बात करें तो वो तो खाते ही यही चीज़ है और कुछ खाते ही नहीं है. अब हाँ नहीं करता. हाँ बेटा, क्या बच्चे क्या पूछा जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा जाता. अब इधर 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 इधर. हाँ, इसके बाद बेटा बात आई दैट कि देयर वर सम ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड, जिसकी वजह ड्रॉबैक्स ऑफ द थॉमसन, जिसकी वजह से रदरफोर्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस. अब ड्रॉबैक्स में क्या बात आई बेटा? सबसे पहली बात कि एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं होते हैं. अगर इलेक्ट्रॉन्स वुड बी प्रेजेंट इनसाइड द एटम देन एटम वुड डिस्ट्रॉय. एटम का तो मतलब ही था दैट इनसाइड द एटम देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर एंड दैट पॉजिटिव चार्ज स्फीयर इज कंसिस्टिंग ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड नो इलेक्ट्रॉन इज बीइंग प्रेजेंट इनसाइड द एटम. तो पहली बात तो इसने वो कही थी दैट इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट along with one another. That was not acceptable. सेकेंड बात और एक इसने कही थी और इसके एक ड्रॉबैक आई क्या, दैट ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम. ये क्या होता है स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है बच्चा कि कोई एक इलेक्ट्रॉन अगर एक शेल से, एक ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट या दूसरे शेल में जंप करेगा तो इट वुड बी एब्जॉर्बिंग और एमिटिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. वो स्पेक्ट्रम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. अरे ये करेगा कैसे एक्सप्लेन? जब इसने शेल्स के बारे में बात नहीं करी, जब इसने इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्व होने के बारे में बात नहीं करी, तो हाउ वुड इट बी पॉसिबल दैट कि ये आपसे बात करे अबाउट द स्पेक्ट्रम. सो इवेंचुअली स्पेक्ट्रम के बारे में तो ये बात कर ही नहीं सकता था बिकॉज ही हैवंट डिस्कस्ड अबाउट द शेल्स, ही हैवंट डिस्कस्ड अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन द शेल्स. So it would not be viable, it would not be feasible for Thomson to discuss about the spectrum of an atom. These were the two major drawbacks of Thomson. अब जरा सा रदरफोर्ड का ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आप रदरफोर्ड पढ़ पाओ कि था क्या. रदरफोर्ड का था बेटा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. इफ यू नो अबाउट इट, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था एंड ही डिड द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस. उसने क्या किया था? उसने ऐसा कुछ किया था बेटा, एक ये ब्लॉक ऑफ लेड लिया था, इसमें यहां पे एक उसने रेडियम का पीस लिया, ओवर हियर अ पीस ऑफ रेडियम ही टुक एंड यहां पे एक थिन गोल्ड फॉइल स्लिट्स लगाई, दो स्लिट्स मतलब एक ओपनिंग छोड़ दी बीच में, ऐसी स्लिट्स लगाई एंड देयर इज अ ओपनिंग बिल लेफ्ट इन बिटवीन अ स्मॉल थिन गोल्ड फॉइल इट्स बीइंग टेकन एंड पीछे एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन ले ली उसने. अ स्क्रीन गिवन द नेम ऑफ द जिंक सल्फाइड स्क्रीन. उसने क्या किया बेटा? उसने इस रेडियम का पीस, रेडियम क्या होता है? रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है बेटा. रेडियम की प्रॉपर्टी क्या होती है? टू एमिट द अल्फा पार्टिकल्स. अल्फा पार्टिकल्स एमिट करती है, तो अल्फा पार्टिकल्स इसने एमिट करवाए and that alpha particle pass through the slit and strike the gold foil. And he made three observation, main observation, that maximum of the alpha particle
passed straight without undergoing any deflection and they striked over here. Some of them were being deflected through small angles like this, ये और ये, and some of them, that is 1 in 20,000, is being deflected by a larger angle, that is an angle greater than 90 degree. 3 ऑब्जर्वेशंस उसने निकाली थी. मैक्सिमम स्ट्रेट चले गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए स्मॉल एंगल से, और बहुत कम जो थे वो डिफ्लेक्ट हो गए थ्रू लार्ज एंगल, दैट इज एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री. इन 3 ऑब्जर्वेशंस पे उसने कुछ कंक्लूजन्स निकाली थी, एंड उन कंक्लूजन्स के बेसिस पे उसने कहा दैट कि एटम के अंदर मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी है एंड देयर इज अ स्मॉल स्पेस ऑक्यूपाइंग पॉजिटिव चार्ज सेंटर, heavy mass center present at the center of an atom which he called to be the nucleus. उसने बोला ये जो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, क्यों डिफ्लेक्ट हुए? क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं. कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर दूसरे पॉजिटिव चार्ज के आसपास भी जाएगा, उसकी विसिनिटी में भी जाएगा, तो इट वुड बी डिफ्लेक्टेड. So these are the ones which moved very close to the nucleus of that particular gold foil because nucleus is positively charged. और जो वापसी चला गया 90 डिग्री से ज्यादा पे डिफ्लेक्ट हुआ, that would be the one जो इस पे डायरेक्टली जिसने स्ट्राइक किया रहा होगा न्यूक्लियस पे, क्योंकि न्यूक्लियस इज वेरी हैवी मास का होता है. तो कोई एक हैवी मास के पार्टिकल पे दूसरा हैवी मास जाके अगर टकराएगा तो इवेंचुअली इट वुड बाउंस बैक. वो क्या हुआ? वो बाउंस बैक कर गया, या तो पूरा ही वापसी चला गया या इट इज बीइंग डिफ्लेक्टेड थ्रू अ एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री. गॉट इट? अच्छे से पक्का, फॉलो विद इट, पक्की बात. तो दीज आर द थिंग्स विच रदरफोर्ड डिस्कस्ड अबाउट. इसके ड्रॉबैक्स पढ़ोगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास से न्यूमेरिकल पोर्शन डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, दैट इज ऑन द क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस. ठीक है, चलो.